नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि अभी एक बता सकते हैं कि लहर चल रहा है जियोलॉजी का। आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है एंड 2 जुलाई को आपका जियोलॉजी का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, सारा कुछ हम अवेलेबल करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, केवल पढ़ना नहीं है, आज कुछ भी देखेंगे कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा जो क्वेश्चन था मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI था, उसको मैं केवल इसमें डायरेक्शन बता दूंगा एंड शॉर्ट में बोलकर उसके जो भी उसका आंसर होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। कंप्लीट। दोस्तों, पहला डाउट यहाँ पे लोगों को है कि सर मेरा इंग्लिश मीडियम है बट मेरा एग्ज़ाम लैंग्वेज हिंदी में लिख सकते हैं क्या? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज मोस्ट VBI क्वेश्चन आंसर को देखेंगे एंड कुछ लोगों का डाउट था कि सर इसका इम्पोर्टेंट सारा वीडियो कहाँ मिलेगा, सीरियल वाइज कहाँ मिलेगा। यार, एक प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग नहीं जानते हो, जो टाइटल है ना वीडियो का, उसी टाइटल पे क्लिक कीजिए और उसी में एक लिंक है, उसमें टोटल क्वेश्चन आंसर का मेरा वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो उसको आप लोग देखो एंड कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों का डाउट है कि मतलब ऐसा कमेंट हमें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब कि क्या बताएं, एक तरीके से टारगेट कि जैसे ना सर अब इस वीडियो से प्रश्न नहीं आया तब ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 11th का सिलेबस मैं आप सब तक प्रोवाइड करा चुका हूं। अब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सिलेबस से ही बनते हैं, तो जितने भी सिलेबस हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लैंड से तो लाएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। ऐसे ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, आपको बस केवल पढ़ना है, लिख कर प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस। इसीलिए मैं वीडियो क्या हुआ था कि जब आप लोग अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे तो मैं पहले बनाया था, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला चीज़, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, यहाँ जो भी हो चमक रहा होगा, तो उस जगह मैं एडिटिंग कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जियोलॉजी का है पहला चैप्टर, भूविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। चैप्टर क्या है? भूविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। अब इसमें सबसे पहला चीज़ आपका प्रश्न पूछ सकता है इसके डिफिनेशन के बारे में, अर्थात परिभाषा के बारे में। क्या पूछेगा कि भूविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा दीजिए, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है? तो इसका परिभाषा सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परिभाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भूविज्ञान वह शास्त्र है, ठीक है ना, वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग भूविज्ञान कहते हैं। अर्थात आप समझ रहे हो, भू मीन्स जमीन होता है और विज्ञान मीन्स क्या होता है? विज्ञान, साइंस, ठीक है, ये चीज़। तो जियोलॉजी जो है पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन हमें प्राप्त करवाता है, उसे हम लोग जियोलॉजी करेंगे। सिंपल सा आंसर। एक कुछ मतलब कमेंट है यहाँ पे, एक कमेंट आ रहा है कि सर आप बुक वाले लैंग्वेज में आंसर क्यों देते हो, अपने भाषा में लिख कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसका फुल एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल शॉर्ट मांगते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर हम शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दें तो लॉन्ग वालों के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोग लॉन्ग आंसर लिखना चाहते हैं, प्लस में उसको समझा कर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एंड अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो उनके लिए लॉन्ग बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अपने मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो मैं कोई भी आंसर तो ऐसे बताने नहीं वाला हूँ, मौखिक तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड भूविज्ञान का परिचय में सबसे पहला आपको पूछेगा डिफिनेशन, पूछ सकता है, गारंटी तो नहीं लूँगा, ठीक है। एंड अन्य विषयों से जियोलॉजी का क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भूविज्ञान का अन्य विज्ञान के शाखाओं से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? जैसे बायोलॉजी है, तो अगर भूविज्ञान के अंतर्गत कोई भी हम लोग जीवाश्म या जो भी आंतरिक जीव हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, तो भाई आंतरिक चीज़ है ना, तो भूविज्ञान के अंतर्गत आता है। बट उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बायोलॉजी की। कोई गति हो रही है तो रासायनिक भौतिक क्रिया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पार्ट है, मतलब एक तरीके से हिस्सा बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ है संबंध, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा क्या था? सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, ठीक है, मतलब कि सौर परिवार तथा पृथ्वी के बारे में हमारा चैप्टर था।
ठीक है। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो है कि सौर परिवार क्या है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, सौर परिवार क्या है, एंड उसी में रहेगा इनमें कौन कौन से ग्रह और उपग्रह हैं, मतलब सौर परिवार किसे कहेंगे और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, अर्थात ग्रह उपग्रह हमारे मेन होते हैं, तो उनके बारे में क्या है। सौरमंडल के बारे में बात करें तो पूछ देगा सूर्य का टेम्परेचर कितना है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो मैं पहले ही बता दूं कि सूर्य से और पृथ्वी के बीच के जो गैपिंग का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, एंड सूर्य से चंद्रमा से और पृथ्वी की दूरी 3,84,700 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव वाले टर्म 1 में जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपका वर्क कर देगा, अर्थात 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन है ना, जो कि केवल 5 बनाना है उसको। एंड मैं पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत लोगों का अफवाह है कि सर मैथ का पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, तो लीक के पीछे आपको नहीं जाना है, क्या होता है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका फ़र्ज़ है पढ़ाई करना, एंड आप अपना खुद का मूल्यांकन करो। जैक के मुताबिक चलोगे ना तो पास कराने के लिए वो अलग चीज़ होती है, पास करना अलग चीज़ है, एंड मार्क्स अचीव करना वो अलग चीज़ होती है। सो आपको पेपर लीक पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप अपना तैयारी करो एंड अपने हिसाब से आंसर लिखो, आपका स्कोर होगा, ना कि पेपर लीक का। समझ में आ गया, वो चीज़ है। यदि आपका पेपर लीक हो गया, आपके पास सारा क्वेश्चन मिल गया, तो आप क्या कर लोगे, मार्क्स दिखाकर कोई मैटर नहीं करता है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें पूछ देगा सौर परिवार क्या है और इनमें से कौन कौन से ग्रह और उपग्रह हैं, ये चीज़ सवाल पूछ सकता है, याद रखना। एंड उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। सो इसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें कर ली है, एंड पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो आप लोग देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। ये मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 परत होती है। पहला परत को बोलते हैं हम लोग परपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपट्टी बोलते हैं। इसको जियोलॉजिस्ट में क्या बोला जाता है, सियाल बोला गया है। क्या बोला गया है, सियाल। अब जो ये परत है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, कंप्लीट। एंड जो सेकंड है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं साइंस के भाषा में, एंड जियोलॉजी में इसका बोला गया है सीमा। क्या बोला गया है, सीमा। SI से सिलिकॉन समझिए, MA से मैग्नीशियम समझिए, मतलब कि परपट्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, एंड मेंटल में आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, अर्थात सिलिकॉन इसमें भी है और इसमें भी है, कंप्लीट। सेकंड दोस्तों है कोर, इसको जियोलॉजी की भाषा में आपका नीफे बोला गया है। क्या बोला गया है, नीफे। नीफे में दोस्तों आपका निकेल और फेरस की अधिकता है। इसका डीप है, इसका डीप है, इसका भी डीप है, बट इसका डीप कितना है, ये अनलिमिटेड है, क्योंकि उतना अंदर तक स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कौन करवाएगा, जियोलॉजी ही करेगा। आप लोग जियोलॉजी ऐसे पढ़ो, आप लोग जियोलॉजिस्ट बनो आगे चलकर, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करो, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद सौर परिवार, इनके कौन कौन से उपग्रह हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कर देंगे हम लोग इस टाइप से। इसके बारे में जो भी लिखना है ना हम लोग लिख देंगे नीचे फिगर के साथ। फिगर अगर बनाएगा ना तो और भी बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद थर्ड चैप्टर क्या बोल रहा है, अपर्दन एवं अपक्षय, अपक्षय एवं अपर्दन, यानी कि विदरिंग एंड इरोजन। इससे समझना है। मैं पहले ही आपको बता दूं, क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, पहले बताते हैं अपक्षय क्या है। मान लीजिए आप आज से 5 साल पहले कोई एक बड़ा सा चट्टान देखे थे, और आज उसे आप जाकर देखोगे तो आपको उस हद से, जिस स्थिति में आप उसे देखे थे, थोड़ा सा आपको वो छोटा लगेगा, है ना। तो अपक्षय में क्या होता है, इसको विघटन कहते हैं, अपघटन, कि धीरे धीरे क्षरण होता है उस वस्तु का। जिस पे अपक्षय की क्रिया होती है वो धीरे धीरे क्षरण होता है, मतलब कि वो खत्म होता है। जैसे खत्म कैसे होगा, तो आप लोग यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कोई बड़ा सा चट्टान है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मान लीजिए एक बड़ा सा चट्टान है, उसमें क्या होता है, सूर्य का रोशनी डेली पड़ रहा है, अर्थात टेम्परेचर गर्मियों के दिन में, ठंडे के दिन में मोस्टली तो 25 तो होता ही होगा, लेकिन अभी के समय में कितना है, 45-40 भी चला जाता है, ठीक है। तो इतना है। तो यहाँ पे देखिए कि रोशनी टेम्परेचर पत्थर पे आ रहा है प्रतिदिन, एंड नाइट के समय में उस टेम्परेचर कम भी हो रहा है, यानी कि गर्म ठंडा ऐसे हो रहा है। अब जो है गर्म होता है तो कोई भी चीज़ फैलता है, एंड
उसमें रिएक्शन करने की क्षमता बढ़ती है, जैसे करेंगे वो वैसे हो जाएगा। अब जैसे ही वो ठंडा होगा, नीचे से मतलब ठंडी लगेगा, तो उसका टेम्परेचर लो पड़ जाएगा, अर्थात वो सिकुड़ने लगेगा धीरे धीरे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, फिर से बोल रहा हूँ। जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ तो वो क्या किया, फैलने जैसा हो जाएगा, मतलब हमें यह रियलाइज ही नहीं होगा। और जैसे ही उसमें ठंडक पड़ा यानी कि लो टेम्परेचर हुआ तो वो आपस में सिकुड़ जाएगा। अब दोस्तों जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि वह क्रिया लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लोगों का जीवन बीत जाएगा, लेकिन एक पूरे बड़े से चट्टान का ऋतुक्षरण जो भी अपक्षय की क्रिया है वो समाप्त नहीं होने पाएगी। समझ में आ गया? तो आपको ये समझना है कि गर्म ठंडा होने के चलते वो चीज़ सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके कारण से उसमें छोटी छोटी दरारें आती है। क्या आती है? छोटी छोटी दरारें आती है। अब वो दरारों में क्या होता है दोस्तों कि समय समय पे भारत में पानी भी तो आता है। भारत की बात करें, कोई भी दुनिया में भी क्या होती है, पानी भी तो आती है, वर्षा होती है, शीत पड़ती है। जो वो शीत है, वो शीत क्या करेगा कि उसमें जो छोटी छोटी दरार हैं वो दरारों में जाएंगी, और वो दरारों में जाने के बाद उस जगह को मतलब दरार में जाएगा वो शीत और उस जगह को नमी प्रदान करेगा। फिर क्या हुआ कि हवा चला, हवा के दौरान धूल कण जो भी आते हैं उस दरार में जाकर बैठ जाएंगे, पानी के साथ रिएक्शन करके वो बन जाएगा मिट्टी। मिट्टी में जानवे करते हैं कि ऑटोमेटिक पौधे उग आते हैं, तो उग आएंगे। अब उसका जड़ जो है उसको विस्तार करेंगे, अर्थात उसको फाड़ देंगे अंत में लंबे समय के बाद। तो क्या होगा कि बड़े से चट्टान को छोटे भागों में उससे चेंज कर देंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों अपक्षय। कंप्लीट। और एक चीज़ बच गया, इरोजन। व्हाट इज इरोजन? अर्थात अपरदन। तो दोस्तों अपरदन बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारे भूसतह अर्थात ऊपर की परपट्टी वाला जो मिट्टी है उसका जैसे ही कटाव होता है तो उसे हम लोग अपक्षय बोल देते हैं। सिंपल। सॉरी, अपक्षय नहीं, अपरदन बोल देंगे, इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, वो चीज़ समझना है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला था, अपक्षय क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। अपक्षय क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो आप सिंपल से समझो, अपक्षय कितने प्रकार हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी चट्टान है उसमें मतलब उसके बारे में कारण दे दीजिए, प्रकार वो सब एक में ही हो जाएगा। मतलब अपक्षय के डिफाइन करते करते आपका प्रकार भी हो जाएगा एक में ही। ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों लिखा है यहाँ पे भी, अपक्षय तथा अपरदन में अंतर लिखें। अपक्षय जो होता है क्रिया वो मोस्टली आपका सेल खंडों में होता है, एंड जो अपरदन होती है वो सॉइल इरोजन अर्थात मिट्टियों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। इन्हें रोकने का कारक बताइए। अब ऐसा नहीं कि केवल अपरदन रोकेंगे, हम लोग अपक्षय को भी रोक सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपक्षय को हमारे हाथ में रोकना नहीं है। ठीक है ना, हम लोग अपक्षय को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रोकने का एक सवाल यहाँ पे पूछ सकता है, अपरदन को रोकने वाले कारक को बताइए। तो आप बता सकते हो कि मिट्टी का कटाव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो पेड़ लगाकर, वृक्षारोपण करके, बिकॉज जो पेड़ का जो जड़ होता है वो आपस में उसे मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है इस तरीके से। और जो भी मान लीजिए कोई ढालू क्षेत्र है तो उसमें हम लोग विपरीत वर्क करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे कट 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 मिट्टी नीचे चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ही लंबे समय के बाद कि वो समतल में बदल जाएगा। इस टाइप से उसमें मोटा मोटा मेड़ हम लोग दे देंगे, ताकि ऊपर से मिट्टी जो भी अपरदित होकर नीचे जा रहा है वो नीचे जाकर जम जाए। ऐसे समझिएगा बातों को ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है बहुत कम। ठीक है। एंड इसमें मेरा वीडियो का पार्ट 1 ही होगा, पार्ट 2 जस्ट सुबह आपका अपलोड होने वाला है। ठीक है, सुबह ही अपलोड कर देंगे। अभी आप ये वीडियो 6 बजे देख रहे हैं, एंड 6 बजे सुबह कल आपका एक और वीडियो पोस्ट होने वाला है, ये चीज़। अब नंबर 4 जो चैप्टर है उसमें नदी के भूवैज्ञानिक कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि नदी होती क्या है। जब भी वर्षा की पानी या कोई भी पानी जहाँ से उसका उद्गम स्थल है वहाँ से जो भी पानी एक चादर के रूप में ढालू मतलब क्षेत्र में मंद गति से प्रवाहित हो, उससे हम लोग नदी कहते हैं। ऐसा नहीं कि इतना सा पतला एरिया में जा रहा है नदी तो उसे हम लोग नदी नहीं बोलेंगे। एक चादर की भांति, जैसे नदी का एक परत होता है, लेयर बहता है, एक साथ प्रवाहित होता है, तो उसे हम लोग नदी बोलेंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदी के भूवैज्ञानिक कार्यों का वर्णन करें, तो मैं अभी कार्य के प्रति नहीं जाता हूँ। मैं अभी देता हूँ कि नदी का जो अवस्था होता है कि कितने अवस्था होता है। तो जो प्राथमिक अवस्था होता है, फर्स्ट स्टेज, उसमें नदी बहुत ही फास्ट, जहाँ से उद्गम होती है वहाँ से बहुत ही फास्ट आती है, एंड एक में ही मतलब इतना ऊबड़ खाबड़ एरिया में, पहाड़ों पर, घाटियों में, जंगल झाड़ी, कहीं पर भी सबको तोड़ते फाड़ते जाती है। इस एरिया में ना ही अपक्षय होता है
ना ही अपर्दन होता है, कुछ भी नहीं होता है। नदी केवल अपना रास्ता बनाती है, यानी कि टोटल जाती है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख लिए कि नदी का फर्स्ट फेज में अपर्दन कम हुआ, लेकिन वो पहले रास्ता बना रही है। नदी क्या बना रही है, रास्ता। सेकंड क्या है, युवावस्था। सेकंड क्या है, यूथ फेज है। उसमें क्या है कि नदी अभी भी पहाड़ी एरिया में है, बट अब अपर्दित करेगा जगहों को। क्या करेगा, अपर्दित, अर्थात अपना एरिया बनाएगा। रास्ता तो बना रहा था जब फर्स्ट अवस्था में था ना, तो एक बैक एकदम आ रहा था, बट सेकंड में क्या करेगा, अपना अवस्था बदलेगा। मतलब अवस्था ऐसे नहीं बदलेगा, मतलब वो समझेगा कि हमें इसी रास्ते में बाना है, इस टाइप से अपर्दन होगा, लेकिन अभी भी उतना स्लो, उतना फास्ट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करें, नदी आपका प्रौढ़ावस्था में जाएगी। प्रौढ़ावस्था में, जैसे इंसान का एक आयु होता है ना, वैसे ही होता है नदी का, तो एक प्रौढ़ावस्था में जाएगी। तो दोस्तों प्रौढ़ावस्था में जैसे ही नदी जाती है, तो वो तब तक मैदानी भाग में आ चुकी होती है। उसमें आपका अपर्दन बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट। एंड इसमें क्या होता है प्रौढ़ावस्था में, कि नदी जैसे ही फास्ट होती है तो अपर्दन तो हुआ, अपर्दन करके बालू वाले एरिया को एक तरफ मिट्टी कर दिया, और उसका फिर एरिया जो है संकरी होती जाती है, अर्थात आ रही थी चौड़ी और होती जाएगी पतली, ऐसे 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 पतली होती जाएगी, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब कि अगल बगल क्या हो जाएगा, आपका मिट्टी ही मिट्टी, अर्थात अपर्दित मिट्टी हो जाएगा, जिसको हम लोग बालू उठाओ जो भी होता है ना, ये सब बोला जाता है कि इस नदी का बालू है, उस नदी का बालू है, एंड उस नदी के बालू का हम लोग इधर इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ होता है। एंड नेक्स्ट इसका एक और अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में दोस्तों नदी एकदम समतल एरिया में रहती है, वो पानी का बहाव को पता ही नहीं चलता है। एवरेज आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपना इंडिया का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी का, पानी बहता है पता ही नहीं चलता है पानी भरा है, अर्थात ये वृद्ध नदी है ना। ऐसे अपर्दन की क्रिया बहुत कम होगा। हाँ वो अलग चीज़ है कि उसमें अलग से आ जाए बाढ़, तो अलग चीज़ एरिया बन सकता है वो, ये चीज़ है नदी का। भूवैज्ञानिक वर्ग आप समझ सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, अपर्दित करेगा मिट्टी को। एक होता है खान, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। ऐसा भूमि जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फसल नहीं होता हो, और एक ऐसा भूमि जहाँ पे सभी प्रकार का फसल होता हो, अर्थात वो खादर हो। तो क्या करेगा कि खादर को उठाकर बांगर में पटक देगा मिट्टी को, नदी के द्वारा प्रवाहित होकर, तो वहाँ बांगर जो था उसमें भी खेती होने लगा। ऐसा ऐसा भूवैज्ञानिक वर्क है, ठीक है। तो इसे आप केयरफुली देखेंगे। एंड मैं आपको 50 बार बोल रहा हूँ, मेरा जियोलॉजी का टोटल ऑलरेडी वीडियो क्वेश्चन आंसर का बन चुका है, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इस पे आइए, तब ये मदद करेगा। ना ही पढ़ के हाँ के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही हम नहीं पढ़े हैं जियोलॉजी, उनके लिए ये बोला है। एंड मुझसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं 1000 से ऊपर पहले से ही, तो उनके लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज आप चैनल से जुड़े हैं और आपको बेनिफिट हुआ है मेरे वजह से। एंड आप जब बोलते हो कि सर आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, तो कसम से मिजाज खुश होता है, दिल खुश होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको सपोर्ट रखना है। एंड नेक्स्ट है हमारा अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण के रूप में नदी का कार्य क्या है। तो अपर्दन मिट्टी को काट दिया, और उसके बाद क्या है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। जैसे अभी बताया खादर से बांगर, खादर मिट्टी को बांगर मिट्टी में जाकर चेंज कर देना, यानी कि खादर, ये हो गया ट्रांसपोर्ट। निक्षेपण कि नदी के द्वारा जो भी बहा कर लाए गए निक्षेप हैं उसे निक्षेपण बोलेंगे। तो इस सब में नदी का कार्य क्या है उसके चीज़ें में आपको लिख देना है अपने लैंग्वेज में। सेकंड है 5वां चैप्टर भूमिगत जल क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। आपको आप सभी को पता है कि भूमि के जितने भी अंदर में पानी होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल स्तर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको बोलते हैं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। इसका परिसंचरण कैसे होता है, तो पहली बात इसका परिसंचरण काफ़ी स्लो होता है, ठीक है ना। और उसमें भी जैसे नदी होता है वैसे वैसे उनमें भी होता है, वो भी अपर्दित करते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट भूमिगत जल का भूवैज्ञानिक कार्यों के बारे में लिखे, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। उसके बाद हिमानी क्या है, हिमानी का दूसरा नाम हिमनद भी होता है, यानी कि हिम मीन्स बर्फ हो गया, नदी मीन्स नद मीन्स नदी हो गया। तो बर्फों के नदी को हिमनद यानी कि हिमानी कहेंगे, ठीक है। एक्सप्लेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, मल्टी वीडियो बन रहा है, मल्टी चैप्टर वाइज नहीं है कोई वीडियो, टोटल चैप्टर्स का यहाँ पे निचोड़ है एक तरीके से। तो हिमनद ऐसे नहीं बोलेंगे कि बर्फ़ को पिघला कर नदी बन गया तो उसे नदी नहीं बोलेंगे, उसमें बर्फ़ ज़रूरी है। नदी तो ऐसे तो सिंपल नदी हो जाएगा ना, उसमें बर्फ़ ज़रूरी है, समझ में आ गया, बर्फ़ ज़रूरी है। हिमानी ग्लेशियर जो भी होता है उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, और बर्फ़ क्या करता है, ये प्रवाहित होता है, ये चीज़ होता है हिमानी। इसके कार्य क्या है वो सब लिख देना है। एंड अगला चीज़ है झील। झील का दूसरा नाम समुद्र होता है, क्योंकि महासागर का एक पार्ट
जो कि समतल हो, उसमें ज़्यादा कुछ हलचल ना हो, उसे हम लोग झील कहते हैं। छोटा सा जल का अवशेष बचता है। हिमनद का झीलों का भूवैज्ञानिक कार्य लिखे तो झील है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा सा झील है, उसको बांध से घेर दिए, उससे खेती कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी है एरिया को पाल रहे हैं, कोई फैक्ट्री उसके अगल बगल लग गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है महासागरीय निक्षेपों का वर्णन करें। तो महासागरीय निक्षेप क्या है? जो भी महासागरों में निक्षेप चला जाता है उसे हम लोग महासागरीय निक्षेप बोलेंगे। अर्थात ये जो महासागरीय निक्षेप है वो जाता कैसे है? तो छोटे बड़े जो भी रिवर्स होते हैं इन सभी से जाता है, ये चीज़ हो गया। एंड दोस्तों नेक्स्ट है हमारा भूकंप के कारणों की व्याख्या करें। बहुत ही पूरे जियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूकंप एंड ज्वालामुखी। तो भूकंप मैं पहले ही बता दूं कि एक प्लेट टेक्टोनिक नाम का कोई चैप्टर है जियोलॉजी में, जिसका पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे सुबह में। तो इसमें क्या है, भूकंप में जो प्लेट टेक्टोनिक है अर्थात जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में कुछ हलचल होती है आंतरिक क्रियाओं के कारण एंड एक्सटर्नल क्रियाओं के कारण। तो उस क्रियाओं के चलते उसमें हलचल उत्पन्न होती है, जो कि आगे पीछे हिल सकती है, ऊपर नीचे हिल सकती है, तो उसके कारण से भूकंप उत्पन्न होता है। अर्थात अगर एक क्वेश्चन मार्क्स में पूछे कि बता दो कि भूकंप किसे कहते हैं, तो बता देना कि पृथ्वी को अचानक से हिलना डुलना या कंपन होना भूकंप कहलाता है। बन गया। उसके बाद ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी की उद्गार की व्याख्या कीजिए। ज्वालामुखी क्या है? जो भी यहाँ से वाष्प, दाब, ताप, जो भी चीज़ें अंदर में जाती है वो सभी चीज़ें मैग्मा का निर्माण करती है। सिंपल भाषा में समझिए, मेरे लैंग्वेज में, कोई भी यहाँ पे आसपास भूख नहीं है। ठीक है। मतलब जितने भी चीज़ें हैं, एक्शन रिएक्शन, जो भी चीज़ें अंदर में जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ मैग्मा का निर्माण करता है। क्योंकि टेम्परेचर धरती पे पड़ रहा है तो टेम्परेचर से ताप मिल जा रहा है, और ज़मीन के अंदर में तो प्रेशर दाब बना दे रहा है। ताप एवं दाब के कारण ये सब चीज़ें जो अंदर में रहती है वो सब चीज़ें बदल जाती है आपका मैग्मा में। एंड वही मैग्मा जब अचानक से ऊपर निकलती है तो क्या बन जाता है? ज्वालामुखी। एंड मैं बता दूं कि एक इसमें ये भी चैप्टर है माउंटेन के बारे में। तो ज्वालामुखी से आपका माउंटेन का निर्माण होता है, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी है इस वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे। एंड आई होप दैट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो बना होगा। एंड जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करना है, एंड आपको शेयर करना है। झारखंड के एक भी स्टूडेंट्स ऐसा ना हो जिसको पब्लिक कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के बारे में पता ना हो एंड मेरे बारे में ना जानता हो। क्योंकि मेरा मेहनत आज रात को 12-12 बजे तक हम लोग मतलब PDF तैयार करते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार करते थे, जो कि अपलोड करते थे, बट कोई देखता नहीं था। लेकिन अच्छा लगता है कि मतलब आप सभी लोग उसे देख रहे हो। एंड मेन चीज़ वो नहीं है, देखना मेन चीज़ नहीं है, मेरा मेन चीज़ है कि आपको हेल्प तो मिल रहा है ना। क्योंकि जियोलॉजी वाले स्टूडेंट जब कॉल करते हैं तो बहुत ही मतलब बुरा फील होता है। तो आपको हेल्प मिल रहा है, आपको हेल्प समझना है। एंड आप मुझे जो भी, आप तो मुझे वैसे तो हेल्प नहीं कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक करना है, एंड शेयर का बटन होगा उसे दबाना है। ठीक है। मिलता है किसी नए वीडियो में नए एनर्जी एंड जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।